गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। वी वर रीडिंग दिस यूनिट मिस्ट्री एंड मैजिक। इसमें अब हम आएंगे स्पेक्टेकुलर वंडर्स में। ठीक है बच्चों, हम कुछ वंडर्स ऑफ द अर्थ कह सकते हैं या फिर आप वंडर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में कुछ ऐसी जगह जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है और अपने आप में बहुत ज्यादा वंडरफुल है, उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसी जगह जिसे पढ़ने के बाद आपका भी शायद वहां जाने का मन करे, उस जगह को देखने का। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम सबसे पहले आ जाते हैं। देखो क्या कहा है यहाँ। India is home to some of the most mystifying natural phenomena that surprise and spark our imagination। ये जो mystifying word है, इसका मीनिंग देख लीजिए क्या होता है। strange और impossible to explain। ठीक है, इंडिया एक तरीके से घर है किसका? ऐसे नेचुरल फिनोमेना का। नेचुरल फिनोमेना क्या होते हैं बच्चों? कुदरत में होने वाले कुछ प्रोसेसेस। ठीक है, ऐसे प्रोसेस जो कि कौन कर रहा है? कुदरत करती है। ठीक है, तो इंडिया घर है ऐसे नेचुरल फिनोमेनास का जिसे देखकर हम कई बार क्या हो जाते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं कि ये क्या देखने को मिल रहा है। और वो हमारी इमेजिनेशन में, कल्पना में एक स्पार्क पैदा कर देती है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है या फिर कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है नेचर में। ठीक है, तो इंडिया कहने का मतलब है बहुत ज्यादा रिच है इस तरह की कल्चरल नेचुरल हेरिटेज से, जहां पे कि जो हमें हमेशा सरप्राइज कर देती है और हमारी इमेजिनेशन में एक स्पार्क ऐड कर देती है। तो उसी तरीके की एक जगह को हम डिस्कवर करते हैं आज, इंडिया में पाई जाने वाली द वैली ऑफ फ्लावर्स। और ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। ठीक है बच्चों, उत्तराखंड के स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम सुना होगा, या फिर कई लोग तो वैली ऑफ फ्लावर्स गए भी होंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फूलों की घाटी। कहाँ पे है फूलों की घाटी बच्चों? ये पिक्चर आपको दिख रही है, फूलों की घाटी। एनी आइडिया कहाँ पे है वह फूलों की घाटी? उत्तराखंड में। यस, जिसने गैस कर लिया है, चमोली इज द राइट आंसर। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में हमारी वैली ऑफ फ्लावर है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं वैली ऑफ फ्लावर के बारे में। The Valley of Flowers is an eye-catching spectacle with around 600 species of exotic flowers, including। अब चलो ठीक है, ये बाद में देखेंगे फ्लावर्स कौन से हैं। पहले क्या कह रहा है कि जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो क्या है? आई कैचिंग स्पेक्टिकल है। स्पेक्टिकल यानी कि एन अनयूजुअल साइट, ऐसी जगह जो आज तक या जो हमेशा देखने को नहीं मिलती। ठीक है, और जो ऐसी जगह जो कभी देखने को नहीं मिलती तो वो लोगों का इंटरेस्ट अपनी ओर खींचती है, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो वैली ऑफ फ्लावर भी कुछ ऐसी जगह जो आई कैचिंग है, जो लोगों की नजर अपनी ओर खींचती है और लोगों को अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो बच्चों, 600 प्रजातियों से भी ज्यादा एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है अनकॉमन, जो कि हर जगह देखने को नहीं मिलते। एक्सोटिक फ्लावर्स, फूल देखने को मिलते हैं 600 से ज्यादा, 600 स्पीशीज से ज्यादा। ठीक है, 600 फ्लावर्स नहीं, 600 स्पीशीज, इतनी प्रजातियां से ज्यादा है वहां। उनमें से कौन कौन सी हैं? ऑर्चिड्स, कुछ याद करेंगे आप, जो जो मेन मेन दे रखी हैं। ऑर्चिड्स हो गई, पॉपीज हो गई, प्रिमुलास हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, डेजीज हो गया एंड एनिमोन्स। ये तो कुछ नाम दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट एक्चुअल में कितनी है? 600 स्पीशीज से भी ज्यादा है। It is a place where nature blooms in its full glory, offering an attractive view। ये एक ऐसी जगह है जहां नेचर ब्लूम करती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा आकर्षक और सुंदर जगह या सुंदर व्यू यहाँ देखने को मिलता है। क्लियर है? The trek to the valley offers spectacular views of beautiful waterfalls and wild streams। जब इस जगह पे जाने के लिए थोड़ा बहुत ट्रैक करना पड़ता है, थोड़ा बहुत क्या, काफी ट्रैक करना पड़ता है। और उस ट्रैक के दौरान आपको क्या क्या देखने को मिलता है? बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं और वाइल्ड स्ट्रीम्स यानी कि धाराएं जो जंगल में निकल रही होती हैं, वो धाराएं आपको देखने को मिलती हैं। द वैली इज ऑल्सो होम टू रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। और ये किसका घर भी है? कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का घर भी है
जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। रेयर मतलब आसानी से देखने को नहीं मिलते। उनको वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ग्रे लंगूर, ठीक है। फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है। जिसको मैं नोट कर रहा हूं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, चाहे वो फ्लावर्स की बात थी, ठीक है, या फिर ये जो कह सकते हैं रेयर स्पीशीज हैं, इनको भी आप लर्न कर लेंगे। ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्वेरल, रेड फॉक्स, ठीक है, लाइम बटरफ्लाई और स्नो लेपर्ड, टू नेम अ फ्यू। मतलब ये तो बहुत कुछ नाम ही यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि सारे नाम नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे बहुत से रेयर स्पीशीज भी वहां पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? विद अ स्टनिंग बैकड्रॉप ऑफ द माइटी हिमालयन रेंजेस, और पीछे क्या दिखता है? हिमालयन की रेंज दिखाई देती है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा स्टनिंग है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क प्रेजेंट्स एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर विजिटर्स। जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, ये अपने आप में क्या है? ये एक नेशनल पार्क घोषित किया जा चुका है, ठीक है। ये लोगों के दिमाग में कैसा एक्सपीरियंस डाल देता है? अनफॉरगेटेबल, जिसको कि आप कभी भूल नहीं सकते। जो भी वैली ऑफ फ्लावर जाएगा, तो जो वहां की मेमोरीज है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहने वाली है, ठीक है। वो कभी उन मेमोरीज को नहीं भूल सकता। तो इसलिए वहां डेफिनेटली जाना चाहिए, वंस इन अ लाइफ टाइम। स्प्रेड ओवर अ ह्यूज एरिया इन दी चमोली डिस्ट्रिक्ट, देखो आ गया ना कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। जो ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को से भी मान्यता है, किसकी? वर्ल्ड हेरिटेज साइट की इसको मान्यता मिली हुई है। ये भी आपको पॉइंट याद करना है, ठीक है। क्योंकि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, उसका मतलब ये होता है कि इसको संरक्षण करना है। यहाँ पे जितनी भी स्पीशीज हैं, जो भी है, उनका हमेशा संरक्षण किया जाना चाहिए। Between the months of May and October, this area turns into botanical wonderland, ठीक है। मई और अक्टूबर के बीच का जो महीना होता है, जो समय होता है, उस वक्त ये एक बोटेनिकल वंडरलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। बोटेनिकल मतलब रिलेटिंग टू प्लांट्स। मतलब आप कह समझ सकते हैं कि मई से अक्टूबर के बीच अगर आप वहां जाते हैं, तो वहां आपको बहुत सारे प्लांट्स के स्पीशीज देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। ये आपको समझ आया अच्छे से? इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, द लिविंग रूट ब्रिजेस, जो कहाँ है? मेघालय में है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स में किसी को कोई डाउट? आई गेस इट्स ऑलमोस्ट क्लियर टू एवरीवन। ओके, ठीक है। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज द लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज यानी कि ये जो पुल बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है? ये बना है बच्चों लिविंग रूट्स का, ठीक है। जो पेड़ की जड़ें होती है ना, उससे बना रखा है ये पुल। तो ये देखने में अपने आप में एक वंडर नहीं है? ठीक है, नेचर में ऐसा भी कुछ हो सकता है कि पेड़ की जड़ों से पुल बन सकता है। ओके, इजंट इट सरप्राइजिंग? तो इसीलिए हमने चैप्टर में जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि इंडिया इज होम टू सच नेचुरल फिनोमिनाज विच कैन मेक यू सरप्राइज, विच कैन क्रिएट अ स्पार्क इन योर इमेजिनेशन। तो इसीलिए कहा गया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि कैसे पेड़ की जड़ों से एक ब्रिज बनाया जा सकता है, तो इससे डेफिनेटली आपको भी हैरानी होगी और आपका दिमाग भी कल्पना करने लगेगा। देखो कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है ये, ठीक है। और ऐसा कोई एक ब्रिज नहीं है मेघालय में, ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस हैं। और ये तो बहुत छोटा ब्रिज है, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस भी हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप गूगल में जाइए, उस पर सर्च करिए लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय, और आपको बहुत शानदार, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगी वहां पे, ठीक है। तो आते हैं, इसको स्टडी करते हैं। इमेजिन बिल्डिंग अ ब्रिज विदाउट द यूज ऑफ सीमेंट, स्टोन, कंक्रीट एक्सेट्रा। अच्छा ठीक है, इमेजिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए आपको एक पुल बनाना है, ठीक है, ब्रिज बनाना है, बिना किसकी मदद के? ना आपको सीमेंट यूज करना है, ना आपको पत्थर यूज करना है, ना कंक्रीट यूज करना है, ठीक है। तो क्या आप बना पाओगे? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है क्या ये? द लिविंग रूट ब्रिजेस आर इनक्रेडिबल फीट्स ऑफ इंजीनियरिंग बिल्ट बाय द इंडिजिनस पीपल ऑफ मेघालय। तो अब आता है कि हाँ, आपको तो लगेगा कि पॉसिबल ही नहीं है बिना पत्थर, बजरी, सीमेंट इन सब के ब्रिज बना पाना, लेकिन ऐसा पॉसिबल है।
जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं मेघालय के, वो क्या है, इनक्रेडिबल फीट्स, फीट्स यानी कि टास्क डिफिकल्ट टू अचीव, स्पेशली दोज इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ स्किल। ये एक ऐसा फीट्स है जो कि करना बहुत असंभव लगता है। आप भी सुन रहे होंगे कि यार ऐसे कैसे बना दिया होगा, है ना। ये असंभव टास्क है और इसके लिए बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग चाहिए, जो कि किसने करी है, वहीं के इंडिजिनस लोग। इंडिजिनस का मतलब होता है बच्चों नेटिव, जिनको बोलते हैं ना हम लोकल लोग, वहीं के रहने वाले लोगों ने के द्वारा ये इंजीनियरिंग की गई है और इसे इस ब्रिज को बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा तो नेचर का रोल है और थोड़ा बहुत वहां के लोगों का रोल है कि कैसे उसको कंप्लीट और एक प्रॉपर फॉर्म देनी है ताकि उस ब्रिज से ट्रेवल किया जा सके। क्लियर है बच्चों? The living root bridges are one of Meghalaya's most beautiful tangible UNESCO World Heritage Site। ठीक है, जो लिविंग रूट है मेघालय का, वैसे तो मेघालय अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे वाटरफॉल्स हैं वहां पे, सीनरीज हैं, माउंटेन्स हैं, बहुत सी चीजें हैं देखने को, ठीक है। लेकिन जो ये लिविंग रूट ब्रिजेस है, ये भी कोई इंसान अगर वहां जाता है तो उनको टेंजिबल है, टेंजिबल यानी कि नोटिसेबल है, उसको जरूर नोटिस करता है कि हाँ कितनी अच्छी देखने वाली चीज है। इसीलिए इसको क्या भी बनाया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया है ताकि इसको प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्रॉसिंग द मैनी वाटरवेज विदाउट ब्रिजेस वॉज डिफिकल्ट फॉर पीपल इन द पास्ट ड्यूरिंग मानसून। अच्छा ठीक है, अब ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, पास में लोगों को जरूर कुछ प्रॉब्लम आई होगी, ऐसा तो नहीं है कि ये पहले से ही थे, ठीक है, लेकिन इनको बनाया गया और इनको बनाया जाने का कारण ये था कि जब मानसून आया करता था, ठीक है, बरसात आती थी, तो वहां के लोगों को, ठीक है, जो वाटरवेज होते हैं ना, जैसे नदी की धारा या फिर कोई और धारा, छोटी मोटी नाले हो गए, नदी नाले हो गए, वो पार करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, ठीक है, और पार करना मुश्किल क्या, बहुत असंभव हो जाता था और लोग एक जगह पे स्टक रह जाते थे, ठीक। तो इसीलिए क्या अटेम्प्ट किया गया, कोशिश की गई कि बैम्बू और वुडन ब्रिजेस को बनाया जाए across these waterways, provided futile as these bridges could not last long in the heavy rains and strong waters। ठीक है, कोशिश की गई कि बैम्बू और वुडन का एक वुडन ब्रिजेस बनाया जाए, बट ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हुआ एज अ फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यूजलेस, ठीक है, बेकार, कोई फायदा नहीं हुआ इसका, जो बैम्बू और वुड का ब्रिज बनाया गया था। क्यों? क्योंकि वो इतना मजबूत नहीं था कि वहां की भारी बारिश और पानी का जो बहाव था उसको झेल सके, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं मिला। लिविंग रूट ब्रिजेस आर एन इनोवेटिव एंड इंडिजिनस सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस एज ओल्ड प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने का, ये एज ओल्ड प्रॉब्लम, एज ओल्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है बहुत समय से चली आ रही प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम थी ना कि मानसून के वक्त पानी का बहाव इतना ज्यादा होता था कि लोग नदी और नालों को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से ही प्रॉब्लम चली आ रही थी, ठीक है, बहुत पहले से चली आ रही समस्या। तो इस बहुत पहले से चली आ रही समस्या का क्या सोल्यूशन निकाला वहां के इंडिजिनस लोगों ने? इंडिजिनस सॉल्यूशन यानी कि वहीं के लोगों ने इस बात का सोल्यूशन निकाला, कोई सरकार नहीं आई, कोई बाहर के लोग नहीं आए, कोई बाहर के इंजीनियर्स नहीं आए, वहीं के लोगों ने सोल्यूशन निकाला और वो सोल्यूशन क्या था? लिविंग रूट ब्रिजेस वो सोल्यूशन था। क्लियर है? दे आर मेड ऑफ इंटरवाइंड रूट्स विच आर अ सॉर्ट ऑफ मैजिक। ठीक है, ये कैसी रूट से मिलके बनता है? इंटरवाइंड रूट्स, जैसे एक एक जड़ के ऊपर दूसरी जड़ ऐसे इंटरवाइंड कर अगर आपस में मिक्स हो जाए, ट्विस्टेड टुगेदर। इंटरवाइंड मतलब होता है ट्विस्टेड टुगेदर, एक दूसरे को, जैसे रोप को हम रस्सी को ट्विस्ट कर देते हैं ना, एक के ऊपर एक करके ट्विस्ट कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पे रूट को एक के ऊपर एक करके ट्विस्ट करके ये ब्रिज बनाया गया है। बट दे आर नॉट इमेजिनरी, पर ये इमेजिनरी नहीं है, लगता है कि कुछ किसी प्रकार का ये मैजिक है, ठीक है, एक जादू है, लेकिन ये जादू सिर्फ इमेजिनरी नहीं है, ये लोगों ने हकीकत में करके दिखाया है। These bridges have been built for centuries by the indigenous people of the land। ये ब्रिजेस आज के नहीं बने हुए, इनको बने हुए सेंचुरी यानी कि सदियां हो चुकी है और यहाँ के लोगों ने इन्हें बनाया था। इट इज अ नेचुरल बिल्ट इकोसिस्टम ऑफ लोकल फ्लोरा। ठीक है, ये एक नेचुरल बिल्ट इकोसिस्टम है क्योंकि इसे बनाने के लिए
कोई लोहा, सरिया या फिर सीमेंट और पत्थर, इसका यूज नहीं किया गया, इसको नेचुरल चीज का यूज किया गया, नेचुरल इकोसिस्टम का यूज किया गया, जो कि वहां की रूट्स है, पेड़ों से निकलने वाली रूट्स है, फ्लोरा का इस्तेमाल करके ही इसे बनाया गया है। It also symbolizes the relationship and knowledge that the local people have over their region and the cultural significance. ये हमें क्या भी बताता है, एक रिश्ते को बताता है जो वहाँ के लोगों का किसके साथ है, अपनी नेचर के साथ है। ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं उनका कितना अच्छा रिश्ता है वहाँ की कुदरत के साथ, वो कैसे उसके साथ मेल मिलाप लेके चल रहे हैं। ठीक है, वहाँ की कुदरत को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ठीक है, ताकि नेचर का बैलेंस भी बना रहे और उनका जो रोजमर्रा का काम है वो भी ना रुके। ठीक है, वो भी अपना काम चलता रहे। तो उन्होंने नेचर की ही हेल्प लेके क्या बना दिया, उनकी पेड़ों की रूट से एक ब्रिज बना दिया। इससे हमें उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप देखने को मिलता है, वहां के जो लोकल लोग हैं उसका और वहां की कुदरत के बीच में। ठीक है, अंडर आइडियल कंडीशंस अ रूट ब्रिज इज थॉट टू बी एबल टू परसिस्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ये माना जाता है कि अगर कंडीशंस आइडियल रही, ठीक है, मतलब सब चीज अगर ठीक रही, तो जो ब्रिज है वो, जो इसका रूट्स का ब्रिज है वो कब तक परसिस्ट मतलब कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कितने टाइम तक टिका रह सकता है, ये टिका रह सकता है करीबन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मतलब कई 100 सालों तक ये टिका रह सकता है, कम से कम एक शताब्दी। तो ये पूरा 100 साल या 100 साल से ऊपर तो ये टिक जाता है। क्लियर है बच्चों? These bridges frequently rise 50 to 100 feet in the air. ये कितने ऊपर तक चले जाते हैं 50 से 100 फीट तक भी ये ऊपर हवा में जाते हैं। The state's longest living root bridge is said to be a whopping 175 feet in length. जो स्टेट का, मेघालय का सबसे बड़ा, whopping मतलब ह्यूज, whopping मतलब ह्यूज, ह्यूज मतलब सबसे बड़ा जो ब्रिज है, सबसे ऊंचाई पे जो ब्रिज है वो कितनी हाइट पे है, ये आप याद रखेंगे, 170 फीट, 175 फीट की ऊंचाई पर है। दे आर अप्रोक्सीमेटली 100 और सो नोन लिविंग रूट ब्रिजेस अक्रॉस डिफरेंट विलेजेस। और ऐसे कितने ब्रिजेस हैं पूरे मेघालय में? ऐसे बच्चों आपके पास 100 के आसपास ब्रिजेस हैं पूरे के पूरे मेघालय के। जो भी गांव है ना, ये मतलब आपको टाउन वाले एरिया में नहीं देखने को मिलेंगे, ये आपको गांव वाले एरिया में दिखेंगे, विलेजेस में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कम से कम आपको 100 से ज्यादा ब्रिजेस देखने को मिल सकते हैं। और इनकी हाइट क्या रहती है, 50 to 100 फीट रहती है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज है वो कितना है, वो 175 फीट का है। क्लियर है बच्चों? इसी के साथ हमारा ये लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय भी यहाँ पे फिनिश होता है। इसमें किसी को कोई डाउट बच्चों? अगर कोई डाउट नहीं है तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड टॉपिक, जो कि है द लोनार क्रेटर लेक। जहां कहां पे है ये महाराष्ट्र में है। ठीक, यहां तक क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। इसके आगे हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो कि है द लोनार क्रेटर लेक। महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। द लोनार क्रेटर लेक इज अ जियोलॉजिकल वंडर nestled in the town of Lonar in बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो लोनार क्रेटर लेक है, लेक जो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये एक झील है। ठीक है, एक जियोलॉजिकल वंडर है। जियोलॉजिकल वंडर मतलब जियोलॉजिकल होता है बच्चों अर्थ से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड एक वंडर है। ठीक है, वंडर यानी कि आप कह सकते हैं अजूबा। ठीक है, ये एक जियोलॉजिकल अजूबा है। जैसे 7 वंडर्स ऑफ द अर्थ है ना, दुनिया के 7 अजूबे, उसी तरीके से एक जियोलॉजिकल वंडर है। नेसल्ड इन द टाउन ऑफ लोनार। नेसल्ड का मतलब होता है सिचुएटेड। ठीक है, सिचुएटेड इन हाफ हिडन और शेल्टर्ड पोजीशन। ठीक है, ये छिपी हुई एरिया में है, मतलब ऐसे बिल्कुल दिखता नहीं है, लेकिन वहां जाएंगे तो एकदम, क्योंकि बीच में क्या है, देखो चारों तरफ जमीन है, उसके बीच में है ये, इसलिए कह सकते हैं कि थोड़ा छिपा हुआ है। और सिचुएटेड है कहाँ पे, लोनार में, जो कहाँ है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसे इसीलिए इसका नाम लोनार क्रेटर लेक बोला जाता है। और क्रेटर लेक क्यों बोला जाता है वो आगे देखते हैं। इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये माना जाता है कि ये कब बनी, करीबन कई हजार साल पहले इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, दिस एंशिएंट लैंडफॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ जाइंट होल came into existence when a colossal meteorite blazing at an extremely high speed crashed into the earth.
ठीक है। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो झील है ये बनी कैसे, ठीक है। तो जो एंशिएंट लैंडफॉर्म है जिसमें क्या है, एक जायंट होल है, बहुत बड़ा होल टाइप का है, छेद है, जमीन में छेद है, उस छेद में क्या हो रखा है, आपकी ये झील बन रखी है। ये एग्जिस्ट कैसे हुआ, ये एग्जिस्ट ऐसे हुआ कि एक मीटेरॉइड था, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना उल्का पिंड, आपने सुना होगा बच्चों। मीटेरॉइड होता है एक मीटेरॉइड जो कि पृथ्वी से आके टकराया, उल्का पिंड पृथ्वी से आके टकराया और उसने वहां पे एक बहुत बड़ा होल कर दिया, ठीक है, क्रैश इनटू अर्थ लिविंग बिहाइंड अ स्टनिंग मार्क। और उसके वजह से वहां पे क्या हो गया, वहां पे जो वो इस तरह का होल हो गया और उस होल में धीरे धीरे पानी जमा होता गया और वही लेक तैयार हो गई। इट इज द ओनली क्रेटर इन इंडिया फॉर्म्ड इन बेसल्टिक रॉक बाय मीटराइट इम्पैक्ट एंड रैंक्स एज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये इंडिया में इकलौता है इस तरह का मीटराइट से फॉर्म हुई कोई लेक, और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। इंडिया में तो सिर्फ एक ही ऐसा, लेकिन वर्ल्ड में ऐसे और भी हैं, और वहां पे इसकी रैंक क्या है, तीसरी रैंक पे ये है, थर्ड लार्जेस्ट है ये दुनिया में, प्लेसिंग इट अमंग द टॉप 5 लार्जेस्ट क्रेटर्स ग्लोबली। तो ये बड़े जो टॉप के 5 क्रेटर्स है ना, जो क्रेटर्स यानी कि जो कि उल्का पिंड से बनी हुई लेक झील है या फिर इस तरह से कुछ होल्स हैं, वहां पे टॉप 5 में आता है। क्लियर है बच्चों। The crater's perfectly circular depression cradles a unique saline lake at its core। ठीक है, क्योंकि ये बीच में कैसा है, बिल्कुल एक सर्कुलर पोजीशन में है, ठीक है, देख पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम सर्कल की पोजीशन में है, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट है क्या करने में, क्रेडल्स, क्रेडल का मतलब होल्ड करने में, पानी को होल्ड करने में, क्योंकि अगर बच्चों ये सर्कुलर ना होता और नीचे की तरफ ना होता, ऐसा में होता, तो क्या होता, पानी यहाँ पे रुकता नहीं, पानी आगे की तरफ चल जाता या पीछे की तरफ चल जाता, जहां भी उसे ढलान मिलती वहां चल जाता। पर ये कैसा है, एकदम सर्कल है और चारों तरफ से ढलान है, तो सारा पानी आके यहाँ इकट्ठा हो जाता है। लेक एट इट्स कोर, कोर यानी कि उसके मिडल पे क्या है, एक लेक है, क्रिएटिंग अ स्ट्राइकिंग विजुअल कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट द सराउंडिंग रग्ड टेरेन। ठीक है, इसलिए एक विजुअल कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, कहाँ तो चारों तरफ बिल्कुल एकदम बीहड़ इलाका है, और कहाँ उसके बीच में आके आपको क्या देखने को मिल जाए, अगर पानी की इतनी बड़ी झील देखने को मिल जाए, तो एक तरह से कॉन्ट्रास्ट ही हुआ। कॉन्ट्रास्ट मतलब तब होता है जब दो डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर जैसे मान लीजिए व्हाइट और ब्लैक, ये आपस में क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट है, व्हाइट एंड ब्लैक। वैसे ही यहाँ पे क्या है, ड्राई है चारों तरफ और बीच में क्या है, लेक है, तो ये भी अपने आप में क्या बनाता है, ये एक कॉन्ट्रास्ट बनाता है। दिस साइट इज अ रेयर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लेंड ऑफ सेलेस्टियल इम्पैक्ट एंड टेरेस्ट्रियल ब्यूटी। ठीक है, ये जो साइट है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ब्लेंड है, ब्लेंड मतलब मिक्सचर है किसका, यहाँ दो चीजें हो रही हैं, ठीक है। एक तो कुदरत की खूबसूरती, बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल ब्यूटी, ठीक है, जमीन की खूबसूरती, और एक सेलेस्टियल इम्पैक्ट। सेलेस्टियल क्या होता है बच्चों, जो बाहर से कहीं से आया, जो पृथ्वी का नहीं है, बाहर से आया। तो देखो जो मीटेरॉइड था वो पृथ्वी का तो नहीं था, वो बाहर से कहीं आया था, उसने आके यहाँ पे इम्पैक्ट डाला अर्थ में, और उसकी वजह से क्या हुआ, गलत होने की जगह एक बहुत ही खूबसूरत लेक वहां बन गई। तो इसलिए बोला गया कि ये ब्लेंड है, ब्लेंड यानी कि मिक्सचर है, ठीक है। The rim of the meteor crater offers a breathtaking spectacle of nature's power and the enduring allure of our planet's ancient past। ठीक है, जो मीटियोर का जो रिम था जिसने कि क्रेटर को बनाया, ये क्या है, अपने आप में एक ब्रेथ टेकन स्पेक्टिकल है। ठीक है बच्चों, ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल क्या होता है, स्पेक्टिकल आप समझ सकते हैं व्यू, स्पेक्टिकल होता है नजारा, व्यू, ठीक है। ये ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल है, यानी कि ब्रेथ टेकिंग किसको बोलते हैं, कोई ऐसी चीज होती है ना जिसे देख के आपकी एकदम सांसें थमी की थमी रह जाती हैं। अब वो दो तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो वो इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है जिसे देख के आप डर गए तब भी सांस रुक जाती है, या फिर वो चीज ऐसी है, इतनी खूबसूरत है, इतनी ब्यूटीफुल है कि आपने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी है अपने जीवन में पहले, तब भी आपकी सांसें थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं, दिल धड़कना बंद हो जाता है और आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसको निहारने में होता है, उस उसको उस जगह को, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, एक ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल कहा गया है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो लास्ट लाइन में हम कह रहे हैं कि ऑफ नेचर्स पावर इन द एंड्योरिंग एल्योर ऑफ आवर प्लैनेट्स एंशिएंट पास्ट। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, नेचर की पावर देखने को मिलती है,
ठीक है, कुदरत की जो शक्ति है, ठीक है, कि कुदरत में क्या क्या कुछ हो सकता है, कुदरत के अंदर क्या चीजें हो सकती है। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक उल्का पिंड बाहर से आएगा, टकराएगा और इस तरह का कोई क्रेटर यहाँ पे फॉर्म करके चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं नेचर की पावर, कुदरत की शक्ति, दैट नेचर इज वेरी पावरफुल, नेचर कुछ भी कर सकती है। इन द एंड्योरिंग एल्योर, एल्योर का मतलब है बच्चों, जो नेचर है, जो कुदरत है, वो शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। आपने देखा होगा कि कुदरत कितनी खूबसूरत होती है। हम जहां भी जाते हैं, कभी इधर उधर घूमने जाते हैं, तो कुदरत के नज़ारे देखने के लिए जाते हैं, जिसे देख के हमारा मन कैसा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा शांत हो जाता है। पीस के लिए हम जाते हैं इधर से उधर घूमने के लिए। मेन रीजन ये होता है ना कि लोग पहाड़ों की तरफ घूमने आते हैं, इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ की खूबसूरती देखकर लोग क्या हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अपनी जितनी भी उनकी चिंताएं, टेंशन्स होती हैं, उन सबको वो भुला देते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो नेचर है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर ये समझा जाता है मोस्टली कि खूबसूरत चीजें कैसी होती हैं, नाजुक होती हैं और कमजोर होती हैं, ठीक है। ये मोस्टली ये माइंड में एक माइंडसेट होता है, सेटअप होता है कि खूबसूरत चीजें हमेशा डेलिकेट होती हैं, नाजुक होती हैं, कमजोर होती हैं, पर ऐसा नहीं है। नेचर जो है वो जितना ज्यादा खूबसूरत है, वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल भी है, ये बताया गया है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है आप लोगों को ये बताने की जरूरत है बच्चों कि नेचर कितनी ज्यादा पावरफुल है, नेचर की पावर क्या है, ठीक है। अगर नेचर अपना क्या कह सकते हैं, डिवास्टेटिंग रूप ले ले, ठीक है, डिस्ट्रक्शन वाला रूप ले ले, तो फिर आपने देखा होगा बच्चों कि नेचर में कितने सारे कह सकते हैं आपदाएं आती हैं, डिस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। और वो किस वजह से होता है, जब हम ह्यूमंस बैलेंस बना के नहीं चलते हैं नेचर के साथ। जैसे कि अब हमने देखा था, मेघालय वाला एग्जांपल देखा था। मेघालय के लोग एकदम बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं नेचर की और बैलेंस बना के चलते हैं नेचर के साथ। उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है अपने नेचर के साथ। और जब ये रिलेशनशिप सही नहीं होता, वन साइडेड हो जाता है, यानी कि नेचर ही हमें सब कुछ देती जा रही है और हम बदले में नेचर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो नेचर अपना कौन सा रूप ले लेती है, ब्यूटीफुल रूप की जगह वो आ जाती है फिर डिस्ट्रक्टिव रूप में, ठीक है। तो ये बताया गया है। इससे हमें अपने अर्थ के, अपने प्लेनेट के पास्ट यानी कि अतीत के बारे में भी पता चलता है कि ऐसा कुछ रहा होगा, कभी कोई मीटियोर टूट के आया और उसने हमारे अर्थ को हिट किया और वहां पे एक लेक बन गई, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक्स कवर किए। पहला था हमारा वैली ऑफ फ्लावर, दूसरा था ब्रिजेस, लिविंग ब्रिजेस ऑफ रूट मेघालय में, और थर्ड हमने पढ़ा क्रेटर लेक ऑफ लोनार जो कि महाराष्ट्र में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट से, जो कि है मैग्नेटिक हिल्स इन द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है। टिल देन बच्चों आप रिवाइज करेंगे जितना भी आज की क्लास में हुआ है। ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।